स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल हॉलीवुड पाठशाला में। आज हम आपके लिए फिर से एक सच्ची कहानी लेकर आए हैं। फिल्म का नाम है 7 डेज इन एंटबी। दोस्तों, अगर आपको फिल्म की कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मूवी को लाइक एंड शेयर करें। तो दोस्तों, फिल्म की शुरुआत में हम विल्फ्रेड वेब को एयरपोर्ट पर देखते हैं, जो अली और हलीद को इशारा करता है। और यहीं पर वो ब्रिजेट कलमैन नाम की औरत के साथ जाकर फ़्लाइट में बैठ जाता है। एयर फ्रांस की फ़्लाइट एथेंस ग्रीक से टेक ऑफ होती है और प्लेन में ब्रिजेट और विल्फ्रेड बैग से हथियार निकालते हैं और प्लेन हाईजैक कर लेते हैं। अली और हलीद भी गन और बम निकाल लेते हैं और सभी पैसेंजर्स को शांत रहने को कहते हैं। विल्फ्रेड प्लेन के कॉकपिट में जाकर पायलट के सिर पर गन तान देता है और कहता है कि प्लेन हमारे कब्जे में है, हमारे पास बॉम्ब और हथियार हैं। ब्रिजेट, अली और हलीद सभी पैसेंजर्स को काबू में कर लेते हैं। यात्री शांत हो जाते हैं और डरे हुए हैं। दूसरी तरफ यरूशलेम में इजराइल की कैबिनेट मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर इत्ज़ेक रबीन अपने रक्षा मंत्री शिमोन से कहते हैं कि हम रक्षा बजट और नहीं बढ़ा सकते। ये पहले ही जीडीपी का 31% है और रक्षा मंत्री शिमोन कहते हैं कि अगर आप हमें 10% और भी बढ़ा दें तब भी ये नाकाफ़ी है। प्राइम मिनिस्टर स्कूल्स और हेल्थ सिस्टम अपडेट करने की तरफदारी करते हैं। रक्षा मंत्री कहते हैं हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, हमें सरवाइव करने के लिए इसे बढ़ाना ही होगा। तभी एक आदमी आकर पीएम को एक लेटर देता है जिसे पीएम रीड करते हैं, जिसमें लिखा था एयर फ्रांस की फ़्लाइट जो तेल अवीव से फ्रांस जाने वाली थी उसे एथेंस में रुकने के बाद हाईजैक कर लिया गया है। ये पढ़कर पीएम उस लेटर में लिखते हैं उसमें कितने इजरायली हैं और कितने हाईजैकर हैं और वो फ़्लाइट अब कहाँ जा रही है। सारे क्वेश्चंस लिखकर पीएम वो लेटर उस आदमी को दे देते हैं और वो आदमी वापस चला जाता है। दूसरी तरफ प्लेन में हाईजैकर सभी पैसेंजर्स से पासपोर्ट ले लेते हैं। यहाँ इजराइल में पीएम का एडवाइज़र उन्हें आकर बताता है प्लेन में 139 पैसेंजर्स हैं, उनमें से 83 इजरायली हैं। पीएम कहते हैं फ़्लाइट फ्रांस की है, ये उनकी प्रॉब्लम है। तभी रक्षा मंत्री शिमोन कहते हैं ये उनकी समस्या नहीं, ये हमारी समस्या है। हाईजैक प्लेन को वेनगाची लीबिया में उतारकर फ्यूल भरा जाता है। वहाँ विल्फ्रेड पायलट से जल्दी चलने को कहता है। पायलट कहता है कि मुझे प्लेन की सभी ज़रूरी जांचें करना होंगी और कहता है कि पैसेंजर्स 5 घंटों से फ़्लाइट में हैं, आपको उनकी केयर करना चाहिए। विल्फ्रेड पायलट को डराता है और जल्दी चलने के लिए कहता है। फ्रैंकफर्ट, जर्मनी। यहाँ हम घटना से 6 माह पहले का टाइम देखते हैं जब ब्रिजेट के साथ जॉन नाम का आदमी आता है। वो विल्फ्रेड और फैज जवेद नाम के आदमी से मिलता है। जॉन विल्फ्रेड से कहता है कि तुम लोग प्लेन हाईजैक करना चाहते हो। तब जवेद जॉन को अपना प्लान बताता है कि तुम्हारी मूवमेंट अब फेल हो चुकी है और तुम्हारे ज़्यादातर साथी जेल में हैं। हमारा ये एक्शन अगली जनरेशन को इंस्पायर करेगा। इससे हम उन 50 पैलेस्टाइन कैदियों की रिहाई की मांग कर सकते हैं। हम वो सब इससे पा सकते हैं जो हम चाहते हैं। यमन में विल्फ्रेड और उसके साथी ट्रेनिंग लेने लगते हैं पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ पैलेस्टाइन ट्रेनिंग कैंप में। तभी वहाँ एक आदमी आकर विल्फ्रेड और उसके साथियों को न्यूज़पेपर दिखाता है। उनसे कहता है कि जिस अल राइक को तुम लोग छुड़ाना चाहते थे उसने जेल में सुसाइड कर लिया है। तुम्हारा प्लान फेल हो गया है। ब्रिजेट कहती है कि ये सुसाइड नहीं, मर्डर है और अगर हम जर्मनी गए तो हम भी मारे जाएंगे। विल्फ्रेड कहता है हम इसीलिए अल राइट के लिए इस मिशन को पूरा करेंगे। ये सुन वो आदमी कहता है कि ठीक है, एयरपोर्ट जबेर के कमांड में रहेगा और मैं युगांडा के राष्ट्रपति ईदी अमीन के साथ रहूँगा।
युगांडा सरकार के नियंत्रण में एयरफील्ड और वो इमारत होगी जहां सभी बंदियों को रखा जाएगा। अल राइट मेव नाम की औरत है जो कि वामपंथी पत्रकार थी। रेड आर्मी फ्रैक्शन ग्रुप की मेंबर थी जो कि एक टेररिस्ट ग्रुप माना जाता था। अल राइट और पैलेस्टाइन कैदियों को छुड़ाने प्लेन हाईजैक किया जाता है। अब हमें कहानी उसी हाईजैक प्लेन में दिखती है जहां एक औरत कहती है कि वो प्रेग्नेंट है। वो कहती है शायद मेरा मिसकैरेज हो जाएगा। ये सुनकर विल्फ्रेड उस औरत से कहता है कि तुम्हारा कौन सा महीना चल रहा है। वो कहती है दूसरा। तुम कहाँ से हो? विल्फ्रेड उससे पूछता है। वो कहती है मैं इंग्लैंड से हूँ। यह सुनकर वो पैसेंजर से कहता है कि हम इनके लिए एम्बुलेंस बुला रहे हैं, हम किसी को चोट नहीं पहुँचाना चाहते। फिर वो एम्बुलेंस बुलाकर उस औरत को भेज देता है। प्लेन लीबिया से टेक ऑफ होता है। यहाँ पीएम का एडवाइज़र उन्हें बताता है प्लेन लीबिया से निकल चुका है और उन्होंने एक औरत को भी छोड़ा है। यहाँ प्लेन में ब्रिजेट पुरानी यादों में खो जाती है जब जवान उससे कहता है कि यह पागलपन है। वो लोग प्लेन को युगांडा ले जा रहे हैं। ईदी अमीन एक पागल आदमी है, वो नरभक्षी है। ब्रिजेट कहती है युगांडा हमारे लिए सुरक्षित होगा। उसके बाद इजरायली सरकार के पास हमारी मांग मानने के सिवाय कोई ऑप्शन नहीं होगा। अगर वो नहीं मानेंगे तो हम बंदी पैसेंजर्स को मारना शुरू कर देंगे। अब प्लेन युगांडा के एंटेबी एयरपोर्ट पर लैंड होता है। अब विल्फ्रेड पैसेंजर्स को बताता है हमने प्लेन इसलिए हाईजैक किया क्योंकि फ्रांस मोसाद और इजराइल का साथ देता है, उन्हें हथियार देता है, प्लेन देता है। प्लेन हाईजैक करने का यही रीज़न है। पर पैलेस्टाइन के पास ना तो सेना है ना ही हथियार। द पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ पैलेस्टाइन का लक्ष्य है दुनिया को ये बताना कि इजराइल हम पर कितना अत्याचार करता है और हम लोग कितना संघर्ष कर रहे हैं। धन्यवाद आप सभी को कि आपने एयर फ्रांस में यात्रा की। कैप्टन प्लेन का दरवाज़ा खोलता है और विल्फ्रेड बाहर खड़े अपने साथी जवेर से मिलता है। अब प्लेन को हाईजैक हुए दूसरा दिन है। अब यहाँ पैसेंजर्स को प्लेन से उतार कर एयरपोर्ट पर बने पुराने टर्मिनल में ले जाया जाता है। तभी वहाँ युगांडा का प्रेसिडेंट ईदी अमीन आता है और पैसेंजर से कहता है वेलकम टू युगांडा, हम आप सब की केयर करेंगे, आपको हमारे सुंदर देश में अच्छा लगेगा। ईदी अब चला जाता है। यहाँ सभी पैसेंजर्स को खाना दिया जाता है। ब्रिजेट और विल्फ्रेड सभी पैसेंजर्स की निगरानी करते हैं। बाथरूम में विल्फ्रेड से पायलट कहता है कि तुम यहाँ हमें क्यों लाए, ये क्या हो रहा है। विल्फ्रेड कहता है सब ठीक हो जाएगा। रात में सभी पैसेंजर्स सो जाते हैं। रात में एक औरत उठकर जाने की जिद करती है। तब विल्फ्रेड उसे अलग ले जाकर समझाता है और शांत करता है। यहाँ इजराइल में आर्मी बंदी पैसेंजर्स को छुड़ाने का प्लान बनाती है। एक आर्मी ऑफिसर प्लेन से वहां जाने का कहता है और रात में लैंड करने को कहता है। रक्षा मंत्री शिमोन भी ये प्लान सुन रहे हैं। इजराइल में ही सारा नाम की एक लड़की डांस प्रैक्टिस कर रही होती है। तभी उसका दोस्त जीव आता है और सारा जीव से कहती है कि तुम्हारे लिए फ़ोन आया था, उन्होंने तुम्हें बेस कैंप पे बुलाया है। जीव पूछता है तुम्हारा डांस शो कब है, मुझे जाना होगा। सारा कहती है तुम्हारे पास बस यही चॉइस है। जीप कहता है कि उन बंधकों के पास क्या चॉइस है। सारा जीप से नाराज़ होती है। अगले दिन जीप आर्मी बेस कैंप पर है। दूसरी तरफ युगांडा में विल्फ्रेड एक दीवार को बीच से तोड़वाकर पैसेंजर्स को नाम से बुलाकर उनका सामान चेक करके उनका पासपोर्ट देकर उन्हें दीवार के दूसरी ओर जाने को कहता है। ये सभी इजरायली हैं। कुछ लोग उनके दीवार के दोनों तरफ लोगों को अलग अलग बांटने का विरोध करते हैं। वो लोग सिर्फ इजरायलियों को ही दीवार के दूसरी तरफ जाने के लिए कह रहे होते हैं। तभी ब्रिजेट गोली चलाकर सबको शांत करती है और उन सभी इजरायलियों को दीवार की दूसरी ओर भेज दिया जाता है। वहीं एक आदमी के पास
फ्रेंच पासपोर्ट है और इजराइल का आईडी कार्ड है। जुबैर को शक होता है कि ये कोई जासूस है, उसे अलग ले जाया जाता है। दूसरी तरफ इजरायली रक्षा मंत्री शिमोन युगांडा एयरपोर्ट पर अटैक कर बंदियों को छुड़ाने की बात करते हैं। वो कहते हैं कि हम आतंकियों के साथ नेगोशिएट नहीं कर सकते। वो 52 आतंकी रिहा करने के लिए कह रहे हैं। तभी पीएम कहते हैं कि वो कल परसों से बंदियों को मारना शुरू कर देंगे। ईदी अमीन को कॉल करो। ईदी को कॉल किया जाता है। वह कहता है बंदियों को पुराने टर्मिनल में रखा गया है, पर वो भारी विस्फोटक के बीच में हैं और हाईजैकर्स का कहना है कि अगर किसी ने कुछ किया तो वो बंदियों को मारकर खुद आत्महत्या कर लेंगे। तुम्हारी गवर्नमेंट को कहो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। उनसे बात कर रहा इजरायली आर्मी ऑफिसर कहता है आपके पास मौका है, आप अपनी इमेज सुधार सकते हैं, हमारी मदद करें और दुनिया को ये मैसेज दे सकते हैं कि आप शांति प्रिय हैं। इस पर ईदी अमीन कहता है अब तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो, जबकि मैं बंधकों के लिए हर कोशिश कर रहा हूँ। आर्मी चीफ ईदी अमीन को समझाते हैं, पर वो गुस्से से फ़ोन काट देता है। इन बातों को सुनकर इजरायली पीएम कहते हैं ईदी अमीन पैलेस्टाइन को सपोर्ट क्यों कर रहा है। रक्षा मंत्री कहते हैं कि वह अरब देशों को यह दिखाना चाहता है कि वह उनके साथ है, ताकि उसे अरब देशों से हथियार और पैसा मिले। तब पीएम कहते हैं हम वही करें जो आखिरी चॉइस है। इस पर शिमोन कहते हैं हम आतंकी नहीं छोड़ सकते। पीएम कहते हैं हमें नहीं पता कि बंदी टर्मिनल में ही हैं, अगर उन्होंने उन्हें मार दिया तो हमें पता है सारे पड़ोसी हमारे दुश्मन हैं, पर कभी न कभी हमें उनसे दोस्ती करनी ही होगी और उनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना ही होगा। दूसरी तरफ ईदी अमीन बदनामी के डर से कुछ बंदियों को छोड़ने को कहता है। जबेर उस अलग किए इजरायली को मारता है और उसे समझ आ गया था कि वो कोई जासूस नहीं था। पीएम के मना करने के बाद भी रक्षा मंत्री शिमोन आर्मी के साथ बंदी छुड़ाने का प्लान बनाते हैं। आर्मी ऑफिसर उन्हें बताते हैं ईदी अमीन और युगांडा के बड़े लोग ब्लैक मर्सरीज लिमोसिस कार यूज़ करते हैं। हमें पुराने टर्मिनल तक इसी कार से जाना होगा ताकि आतंकी समझें कि ईदी अमीन बंदियों से मिलने आया है। ये उनके लिए सरप्राइज़ होगा। हमारे आर्मी सोल्जर्स उन पर अटैक करके बंदियों को छुड़ा लेंगे। तभी वहाँ बैठा दूसरा ऑफिसर कहता है हम प्लेन में कार और जीप ले जाएंगे। हम प्लेन को नए टर्मिनल पर लैंड करेंगे और कार से पुराने टर्मिनल पर जाएंगे, आतंकी मारेंगे और बंदियों को छुड़ा लेंगे और वापस प्लेन में ले आएंगे। तभी एक आर्मी ऑफिसर कहता है कि इसके लिए हमें 2 कंपनी हैवी वेपन 4 प्लेन चाहिए होंगे। ये सुनकर रक्षा मंत्री कहते हैं तुम इस ऑपरेशन की तैयारी करो। अब प्लेन को हाईजैक हुए 4 दिन हो गए हैं। ईदी अमीन फ्रांस के नागरिकों को बंदियों में से छोड़ देता है। ईदी अमीन इजरायली बंदियों से कहता है ये आपके नहीं, आपकी सरकार के खिलाफ हैं। अगर आपकी गवर्नमेंट इनकी बात नहीं मानेगी तो हर 24 घंटे में आपके 2-2 बच्चों को वो लोग मार देंगे। इजराइल के पीएम टीवी न्यूज़ में देखते कि पैलेस्टाइन ने 48 बंधकों को छोड़ दिया है। ये देख पीएम परेशान है क्योंकि इनमें एक भी इजराइल का नहीं है। यहाँ इजरायली पीएम ऑफिस के सामने बंदियों के फैमिली मेम्बर्स और पब्लिक प्रदर्शन कर रही है, उन्हें छुड़ाने की मांग करती है। पीएम उनके परिवार वालों से मिलते हैं। पीएम हालात देख बंधकों की मांग मान जाते हैं। वो आतंकियों को छोड़ने के लिए तैयार हैं। विल्फ्रेड और ब्रिजेट ये सुनकर खुश होते हैं कि उनकी मांग मान ली गई है। तभी जबेर विल्फ्रेड की गन देख कहता है तुमने गन नीचे क्यों रखी है, कहीं इजरायली हमला करने लगे। तभी विल्फ्रेड कहता है कि इजराइल ने हमारी मांग मान ली है। जबेर कहता है हो सकता है ये उनकी कोई ट्रिक हो, इससे उन्हें टाइम मिल जाएगा और हो सकता है वो योजना बनाकर हम पर हमला कर दें। वहीं रक्षा मंत्री आर्मी के साथ प्लान बनाते हैं
कि वो प्लेन को रेड सी के पास से ले जाएंगे ताकि दुश्मन देशों के रडार की पकड़ में ना आए। इस पर आर्मी चीफ कहते हैं, ये ऑपरेशन एक इमेजिनेशन जैसा है, मैं अपने सैनिकों को मरने के लिए नहीं छोड़ सकता, उनकी सुरक्षा की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। तभी रक्षा मंत्री कहते हैं, ये आपकी नहीं पीएम की है। अब 6वां दिन लग चुका है और विल्फ्रेड कहता है कि इजरायली गवर्नमेंट ने हमारी डिमांड मान ली है, इसलिए हम बाकी फ्रेंच सिटीजन्स को भी छोड़ रहे हैं और सभी इजरायली सिटीजन्स भी बड़े कमरे में आ सकते हैं। फ्रेंच नागरिकों को वापस भेजा जाता है, पर प्लेन की क्रू मेंबर्स टीम डिसीजन लेती है कि वो इजरायली नागरिकों को अकेला छोड़कर नहीं जाएंगे। दूसरी ओर जीप इजराइल के बेस कैंप पर है और एक कार लाता है जो वो ऑपरेशन में इस्तेमाल करने वाले हैं। तब यूनाथन कहता है, हमें काले रंग की कार चाहिए। जीप कहता है, हमें यही कार मिली है। तब सैनिक उस कार में सुधार करके उसे काले रंग का बना देते हैं। यूनाथन सैनिकों को योजना समझाता है। वहीं पीएम रक्षा मंत्री से कहते हैं, कार्रवाई से पहले कैबिनेट की सहमति लेनी होगी। रक्षा मंत्री कहते हैं, अभी आप ही कैबिनेट हैं। पीएम रक्षा मंत्री से कहते हैं कि रिहर्सल करो। रक्षा मंत्री उन्हें बताते हैं कि आर्मी टीम पहले से ही रिहर्सल कर रही है। 7वें दिन एंटेबी एयरपोर्ट की सैटेलाइट इमेज मंगाई जाती है। उसके बाद पीएम एक अधिकारी से पूछते हैं, रास्ते में कोई रुकावट तो नहीं? वह कहता है, नहीं सर, रास्ता क्लियर है। फिर वो सैटेलाइट इमेज पीएम ऑफिस में बुलाई जाती है। वहीं इजराइल के सैनिक प्लेन में गाड़ियाँ और ज़रूरी सामान लेकर जाने लगते हैं। युगांडा में विल्फ्रेड और ब्रिजेट भी चिंतित हैं क्योंकि मिशन उनकी थिंकिंग से अलग जा रहा है। अगर इजराइल उनकी डिमांड नहीं मानता तो उन्हें लोगों को मारना पड़ेगा। इजराइल की कैबिनेट मीटिंग में सभी को प्लान बताया जाता है। ज़्यादातर लोग प्लान से सहमति देते हैं। तब पीएम कहते हैं, मिशन थंडरबोल्ट प्लान के हिसाब से पूरा किया जाएगा। आर्मी को प्लान को अंजाम देने की परमिशन दे दी जाती है। वहीं पीएम और रक्षा मंत्री आर्मी की प्रयोगशाला जाते हैं जहां से वॉइस कॉल से वो पूरी जानकारी ले रहे होते हैं। इस मिशन में जीप शामिल है। वहीं सारा डांस परफॉर्मेंस देने जा रही है। 4 प्लेन को रेड सी के पास से कम ऊंचाई से ले जाया जाता है ताकि दुश्मन देशों के रडार पर प्लेन ना आए। रात में प्लेन को युगांडा के एंटेबी एयर स्ट्रिप पर लैंड कराते हैं। यूनाथन सभी सैनिकों को लीड करता है। वो प्लेन का दरवाज़ा खुलने के बाद सभी को गाड़ी में चलने का ऑर्डर देते हैं। आर्मी टीम ब्लैक कार में आर्मी जीप से पुराने टर्मिनल जाते हैं जहां बंदियों को रखा गया है। यहां उन पर विल्फ्रेड और ब्रिजेट नज़र रखे होते हैं। इजराइल के सैनिक पुराने टर्मिनल पर पहुंचते हैं। वहीं युगांडा का एक सैनिक समझता है कि ये युगांडा के प्रेसिडेंट ईदी अमीन की गाड़ी है। तभी यूनाथन साइलेंसर गन से युगांडा के सैनिक पर फायर करता है, पर वहाँ एक और सैनिक होता है जिस पर दूसरा इजरायली सैनिक फायर करता है, जिसकी आवाज़ पुराने टर्मिनल के बंदियों तक और विल्फ्रेड ब्रिजेट तक पहुँच जाती है और वो अलर्ट हो जाते हैं। इजरायली सैनिक टर्मिनल के मेन डोर को ब्लॉक कर देते हैं। तभी टर्मिनल के ऊपर की इमारत से कुछ लोग इजरायली सैनिकों पर फायर करते हैं। इसमें आर्मी टीम के लीडर यूनाथन को गोली लग जाती है। वहीं इजरायली सैनिक टर्मिनल के ऊपर की इमारत पर खड़े युगांडा के सैनिकों पर फायर करते हैं। जीप टर्मिनल के मेन गेट के अंदर से फायर कर रहे हाईजैकर पर गोली चलाता है और मार देता है। जीप जब टर्मिनल के अंदर जाता है तब विल्फ्रेड और ब्रिजेट उस पर फायर करने वाले होते हैं। तभी दूसरे इजरायली सैनिक अंदर आकर उन्हें मार देते हैं और सभी हाईजैकर्स को भी मार देते हैं। पैसेंजर्स पहले ही ज़मीन पर लेट चुके थे, इसीलिए वो इस सब में सेफ बच जाते हैं। जवेर अपने हाथ में ग्रेनेड लेकर अपने साथी के साथ जीप की तरफ बढ़ता है, पर जीप उसे मार देता है। अब सारा की परफॉर्मेंस भी
खत्म हो चुकी है। वह इजरायली सेना बंदियों को प्लेन में लेकर युगांडा से वापस निकल जाती है। इस मिशन में अकेले योनाथन ही मारा जाता है, जिसकी बॉडी को भी सैनिक वापस अपने साथ ले जाते हैं। इजरायली पीएम को मैसेज दिया जाता है कि सभी 102 पैसेंजर्स को रिहा करा लिया गया है और वो वापस आ रहे हैं। पीएम अब चैन की सांस लेते हैं। रक्षा मंत्री उन्हें 100 लोगों की जान बचाने के लिए विश करते हैं। पीएम कहते हैं लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। मूवी के अंत में बंदियों को इजराइल पहुंचने की रियल पिक हम देखते हैं। हाईजैकर्स ने 4 बंधकों को मार दिया था। युगांडा के 45 सैनिक भी इस मिशन में मारे गए थे। 5 पैलेस्टाइन और 2 जर्मन हाईजैकर्स को भी इजराइल ने मार दिया था। इस घटना में योनाथन नेतन्याहू एकमात्र मृत सैनिक थे जो इस ऑपरेशन में शहीद हुए थे। ये वर्तमान प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के भाई थे। थैंक यू फ्रेंड्स।